देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है। जो नदियां हैं, नदियों में उफान है। लैंडस्लाइड और सड़कें भी बंद हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं और इसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों को अलर्ट किया और इस बीच जो चारधाम यात्रा चल रही है उसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो सुरक्षित और सतर्क होकर यात्रा करें, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। उन रास्तों को खोलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड की चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही आगे धनौल्टी, कुछ जगहों पर, अन्य कुछ और जगहों पर भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें जो कि बढ़ी हुई हैं। और मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था कि आगामी 3 दिनों तक यहां पर बारिश होगी, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 30 जून तक भारी बारिश की संभावना है। लेकिन हरिद्वार में भी भारी बारिश हुई, उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। और जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की ओर से ये कहना है कि आगामी दिनों में बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ी हुई हैं लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर लैंडस्लाइड की खबरों के बाद वो रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन रास्तों को खोलने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अभी बारिश बंद होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये खबरें सामने आती हैं लैंडस्लाइड की खबरों की वजह से, जो लोगों में थोड़ा डर और ज़्यादा बैठ जाता है। लेकिन लैंडस्लाइड की जो खबरें सामने आई हैं उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, जुटा हुआ है। और उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जैसे कि चमोली, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। और चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और इस यात्रा में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और इस बीच बात करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। देवभूमि में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो आपदा आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की है, प्रशासन से बातचीत की है और पूरा मुआयना किया जा रहा है चारधाम यात्रा को लेकर भी, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं और नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने खुद कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम बदल गया। सूबे के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई, जबकि गंगा समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश की वजह से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई और जो यात्री हैं उन यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे नहीं भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सूबे में भारी बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। सूबे में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। और साथ ही ये जानकारी सामने आई कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मोटर मार्ग पर रविवार को एक वाहन के भारी बारिश के बाद भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। यह हादसा सोनप्रयाग के पास शटल पुल से करीब 1 किलोमीटर पहले गौरीकुंड जाने वाले मोटर मार्ग पर तब हुआ जब व्यक्ति अपने वाहन में बैठा था और पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई।
और मौसम विभाग की ओर से सूबे में बारिश जारी रहने के पूर्व अनुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, सूबे में बारिश को लेकर हालातों का जायजा लिया और सीएम ने चारधाम यात्रा जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं से मौसम की अपडेट जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा समेत नियंत्रण कक्ष में मौजूद विभिन्न अधिकारियों से प्रदेश में बारिश की स्थिति एवं उससे हुए जलभराव के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने बारिश से हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और धामी ने अधिकारियों को उन जिलों के साथ लगातार संवाद और समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया जहां पर अत्यधिक बारिश हो रही है और सूबे में आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए सीएम ने जिला अधिकारियों से आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस एवं राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि एसडीआरएफ के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा है ताकि आपात स्थितियों से समय रहते निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक जिले में पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरों और राहत सामग्री की व्यवस्था करने को भी कहा ताकि बारिश के कारण घर छोड़ने वाले लोगों को असुविधा न हो। वहीं धामी ने कहा कि जलभराव की स्थिति में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों से उन जगहों पर पहले से जेसीबी मशीन तैनात की जाए। धामी ने भारी बारिश के मद्देनजर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारों धामों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और सीएम ने केदारनाथ धाम का ऑनलाइन अवलोकन भी किया। और मुख्यमंत्री ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मौसम की अद्यतन जानकारी लेकर ही यात्रा करें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि यदि मौसम ज्यादा खराब हो तो वो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही चलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम से प्रदेश में मौसम की वर्तमान स्थिति, बारिश की स्थिति, बारिश से हुए जलभराव और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के अंतर्गत जिन जिलों में ज्यादा बारिश जारी है आगे भी बारिश में भारी बारिश की संभावना है। सीएम धामी ने उन सभी जिलों के साथ परस्पर संवाद और समन्वय बनाए रखने की बात कही ताकि आपातकाल की स्थितियों से समय रहते निपटा जा सके। अधिकारियों को आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए हमेशा अलर्ट मोड के लिए रहने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि प्रदेश भर में नदी और नालों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। लोगों को पुनर्वास करने की स्थिति में प्रत्येक जिले में पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे, राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगले 5-6 दिन मानसून आने की भी संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को जो निपटने के लिए उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। और वहीं उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारियां पूरी की गई थी, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्थान, नगरपालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर लें। वहीं जिस स्तर पर भी प्राकृतिक नाले और कलवर्ट बंद पड़े हैं उसको तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गालोगी धार के पास लैंडस्लाइड जोन है, अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है।
बारिश के समय पर वहां पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, जिसको चिन्हित कर लिया गया है और लोक निर्माण विभाग को लैंडस्लाइड क्षेत्र के दोनों ओर जेसीबी को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर किसी प्रकार की लैंडस्लाइड होती है तो जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके। एसडीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन की भी सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को लेकर एक टीम गठित की गई है, जिनको आपदा के समय पर तुरंत रिस्पांस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं। और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका PWD, NHPWD सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरम्भ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, एक गलोगी धार है जो लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, उसको लेकर सर किस तरीके की तैयारियाँ? इसकी भी कार्य योजना बन गई है और जो PWD डिपार्टमेंट है उसका भी काम जो है उसमें जल्दी शुरू होने वाला है। और उसके बाद जो वहाँ पे जो भी स्थिति होती है, जब तक वहाँ पे स्लाइड ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसमें जो भी स्थिति रहेगी वहाँ पे हम लोग रोड ओपनिंग के लिए जो व्हीकल्स हैं, JCBs हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में जो भी संबंधित विभाग है उसको निर्देश दिए जाएंगे और वहाँ पे लगातार रहेगा, ताकि जो रोड ओपनिंग का काम है उसको तत्काल कर दिया जाए, ताकि रोड की ब्लॉकेज ना हो। और अगर वहाँ पे सुरक्षा संबंधी भी वहाँ पे लगाने पड़ेंगे तो वहाँ पे वो भी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुई और वायरल होने के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों से उनके मोबाइल स्विच ऑफ कराने के बाद ही उन्हें गर्भगृह में भेज रही है। धाम में प्रतिदिन कम होती दर्शनार्थियों की संख्या के चलते गर्भगृह से दर्शन शुरू हो गए हैं और साथ ही दोपहर को बाबा केदार के बाल भोग के बाद 2 घंटे मंदिर बंद किए जा रहे हैं। वहीं रात 11 बजे तक ही दर्शन कराए जा रहे हैं। BKTC ने भक्तों के लिए गर्भगृह से दर्शन की अनुमति दे दी है। इस दौरान गर्भगृह से पहले ही श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन स्विच ऑफ कराए जा रहे हैं, ताकि कोई भी यात्री गर्भगृह में अपने मोबाइल से कोई वीडियो न बना सके और न फोटो खींच पाए। यही नहीं, मंदिर समिति के कर्मचारी मुस्तैद होकर चौकसी भी कर रहे हैं। BKTC के CEO योगेंद्र सिंह और ACO रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि गर्भगृह में प्रवेश से पहले प्रत्येक यात्री का मोबाइल बंद कराया जा रहा है। यात्रियों की संख्या में कमी हो रही है और जिसके चलते अब गर्भगृह से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। अगर भीड़ बढ़ती है तो पुनः सभा मंडप से ही दर्शन कराए जाएंगे। उत्तरकाशी के गर्मपानी गणेशपुर में गंगोत्री हाईवे पर स्थानीय लोग स्वयं नालियां साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन BRO इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार देवभूमि में ज्यादा बारिश होने के कारण सड़कों पर बह रहा पानी दुकानों और होटलों में घुस रहा है और जहां एक तरफ यात्रा अपने चरम पर है तो वहीं सड़कों की स्थिति भी कुछ सही नहीं देखी जा रही है। और सड़कों की जो नालियां, सड़कों के पास में जो नालियां हैं, नालियां चौक होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों और आसपास की दुकानों में घुस रहा है और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पानी से बचने के लिए व्यापारी और स्थानीय लोग खुद सड़कों और नालियों से पानी को हटा रहे हैं। दरअसल ये कार्य BRO का है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है कोई। मौजूद नहीं होने के चलते स्थानीय लोग इस कार्य को स्वयं कर रहे हैं। खुद यहाँ से इस सफाई को करने का उन्हें प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और नाले को साफ किया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने BRO के मौजूद नहीं होने के चलते लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जो सड़कों की तरफ जो नालियां हैं वो नालियां पूरी तरह से चौक हो गई हैं। वहां से बदबू है और इसी के साथ जो पानी भर रहा है वो पानी दुकानदार उनकी दुकानों पर पहुंच रही तस्वीर आप देखिए।
और साथ ही अब स्थानीय लोगों ने खुद ये बीड़ा उठाया। उसके बाद सफाई अभियान शुरू किया। जो चौक नालियाँ हैं उन चौक नालियों को खोला किया। उसके बाद से स्थिति पूरी तरह से बहाल हो पाई। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ से नदारत हैं। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में भोगपुर, टाडा, भांगमल, कटारपुर, विशनपुर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर उपखनिज पकड़े हैं, जिसके बाद कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि कल देर रात खनन विभाग को भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। कल रात को हमें भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की संभावना के दृष्टिगत शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा रात को 10:30 बजे टीम तैयार करके मौके की ओर रवाना की गई, जिसमें हम स्वयं भी इसमें सम्मिलित थे। रात को 1:30 बजे के आसपास हमें टाना भागमल के क्षेत्र में कुछ ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे हमें ज़रा उस तरफ जांच की गई, जिसमें कई खाली ट्रैक्टर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर हमको पकड़ में आए थे, जिनको रात को स्टोरिंग के समय में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान है और नाइट गश्त हम लगातार जारी रखेंगे। किसी को भी अवैध खनन के कार्य में अब लिप्त नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड देहरादून स्थित एक निजी होटल में BNI द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI दून E3 एक्सपो में उपस्थित सभी उद्यमियों का स्वागत किया और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमी उत्तराखंड के विकास के सारथी और प्रदेश की प्रगति के वाहक हैं। BNI दून एक्सपो केवल उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे राज्य में पनप रही उद्यमशीलता की भावना और नवीन मानसिकता का प्रमाण है। उत्तराखंड राज्य में सभी प्रकार की व्यवसायी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, सार्थक संबंध बना सकते हैं, नए अवसर तलाश सकते हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के ग्रोथ इंजन को दौड़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच एक उचित समन्वय बेहद आवश्यक है। हमारे एक एक उद्यमी की उपलब्धि हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज पूरी दुनिया भारत को सक्षम, रचनाशील, बदलाव के लिए तैयार एक अभिनव आर्थिक इकोसिस्टम के रूप में देख रही है। हल्द्वानी और नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ा रही है। ट्रैफिक के चालान हो या फिर अन्य चालान ऐप और ई-चालान के माध्यम से नैनीताल पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई-चालान कर 60 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप की तरफ से भी बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली भी की गई है। एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे और भी ज्यादा डिजिटलाइजेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में,
इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें ट्रैफिक आई ऐप है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसके थ्रू भी चालान किए जा रहे हैं। इस ढंग से जो यातायात पुलिस है पूरे प्रदेश में और नैनीताल जनपद में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दे रही है। चालान करने के लिए लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने अपने जितने भी सीपीयू के चाहे टीमें हों या यातायात पुलिस की टीमें हों, इवन थानों में भी कार्ड स्वैपिंग की मशीनें दी हैं और बैंकों से उनका टाई अप हुआ है। तो इस मोड को लगातार यातायात पुलिस बढ़ा रही है। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित भी किया। पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा को देखते हुए मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के कारण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा यातायात व्यवस्था पर्यटन सीजन के चलते चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाने को लेकर निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में मिले अज्ञात शवों की शिनाख्त कर लंबित पड़े मामलों के जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि 26 जून को हल्द्वानी में भव्य मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस और उसके साथ साथ स्थानीय लोग प्रतिभाग करेंगे और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। ये अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और ख़ासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से इस मैक को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। विकासनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि विकासनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। वायरल वीडियो में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को इतनी बेरहमी से मारा कि युवक बेहोश हो गया। बेकसूर होने की दुहाई दे रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी और साथ ही मित्र पुलिस ने मौके पर ही 3rd डिग्री दे डाली। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले ने तूल पकड़ा। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के बद्रीपुर गांव की, जहां मामूली चोरी के आरोपी इस युवक को पुलिस ने मौके पर 3rd डिग्री दी। देखिए कैसे इन तस्वीरों में पुलिसकर्मी इस युवक के पैरों को अपने जूतों से रौंदता है। टांगों पर जमकर डंडा बरसाने के बाद भी जब इन दोनों पुलिसकर्मियों का मन नहीं भरा तो फिल्मी अंदाज में युवक को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। देखिए कैसे बर्बरता की सीमा को लांघते हुए पुलिसकर्मी आरोपी की टांगों पर खड़ा हुआ था और दूसरा उसके पैरों पर फट्टे से एक के बाद एक वार करता रहा। बड़ा सवाल ये उठता है कि इन पुलिसकर्मियों को इस क्रूरता का अधिकार आखिर किसने दिया? आरोपी युवक नशे का आदी है, कूड़ा बीनकर अपने नशे की पूर्ति करता है। मानसिक रूप से बीमार दिख रहे पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए भी लिए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान सहित गांव के लोग अब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
सर मामला ये हुआ कि मैं सुबह के टाइम जा रहा था वहीं पे बद्रीपुर में, तो क्या इसका नाम वहाँ पे सर थोड़ा कचरा पड़ा था सर, तो मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। क्यों उठा रहे थे आप स्क्रैप? मैं थोड़ा नशे का ऐडी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा हो मतलब जाता कचरा है। बेच के आप हाँ जी, नशे की पूर्ति करते नशे हैं? की पूर्ति करता हूँ सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, वो वहाँ के जो मालिक है जी सर, वो मालिक आ गया वहाँ पे, वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे ये सामान उठा लिया हमारा, बहुत सारा सामान उठा लिया, ऐसे वैसे करने लग गए। तो सर फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया सर। अच्छा। हाँ जी, तुरंत ही फिर और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद, तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही, फिर और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो। उत्तराखंड के चमोली के थराली में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लेटाल का रहने वाला एक युवक नारायण बगड़ की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड के खटीमा में सुरई रेंज वन विभाग की छापामार टीम को बड़ी सफलता मिली है। वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र मनराल और वन कर्मियों की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध कटान की लकड़ी ले जा रहा एक कैंटर वाहन पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं छापामार टीम की भनक लगते ही अपराधी अवैध लकड़ी से भरा अपना वाहन छोड़कर फरार हो गए। खटीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष कुमार पंत ने जानकारी दी और बताया कि कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र से अवैध लकड़ी कटान हो रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए खटीमा और सुरई रेंज की टीमों ने वन क्षेत्र के अंतर्गत छापामार कार्रवाई की, अवैध सैंपल की लकड़ी ले जा रहा वाहन पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अपराधी वाहन को छोड़कर फरार हो गए हैं। भारतीय वन अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। ये लकड़ी कहां से काटी गई, इसकी जांच की जा रही है। अवैध प्रकाश के अभियान की सूचना पर इस वन प्रभाग की खटीमा और सुरई रेंज के विभिन्न स्थानों पर वन कर्मियों द्वारा विगत दिवसों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक वाहन खटीमा अवैध प्रकाश अभियान करते हुए पाया गया, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।